Hey everyone, welcome back to my YouTube channel फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा ईबो था वो अपने डैड पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि ईबो के डैड ईबो की मम पर चीट कर रहे हैं। उनका बहुत सारी लेडीज़ के साथ अफेयर है, जिस वजह से ईबो बहुत टेंस है और न जाने कौन सा राज है जो ईबो को डैड को पता है और वो उसे ब्लैकमेल करते हैं। ईबो चुपचाप बस देखता रहता है। हम देखते हैं ऐसे ही करके 4 मंथ हो गए थे और ईबो ईफई और जैन को बिल्कुल भी मिलने नहीं देता है। अब हम जैन को देखते हैं। जैन जो है ना वो अपने फ्रेंड जिली के साथ एक क्लब में आया हुआ था। वो दोनों ही सिर्फ क्लब में आए हुए थे और दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। जैन फिर जिली को देखता है और बोलता है, जिली अब 11 बज गए हैं, ये वही यहाँ पर नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि अंकल ने उसे आने से रोक दिया होगा। मैं उसे कॉल करता हूँ। जैन ये बोलकर फिर तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है। तभी जिली बोलता है, जैन तुम्हें ईफई का नंबर कैसे मिला? जैन बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल टास्क था, बट हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर थोड़ी ही दूरी से दिखा दिए। जिली बोलता है, ओह अच्छा। जैन बोलता है, हाँ। इसके बाद जैन ईफई को कॉल करता है, बट ईफई जो है ना जैन का कॉल पिक नहीं करती। एक्चुअली ईफई का फ़ोन साइलेंट पे था, जिस वजह से वो फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। जब वो घर से बाहर जा रही थी तब उसने अपना फ़ोन साइलेंट पे रख दिया था, ताकि कोई फ़ोन अगर घंटी बजे तो सुने ना। बट इस टाइम पर वो सो रही थी, इसीलिए ना ही तो वो फ़ोन अटेंड करती है जैन का। जैन बोलता है, वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रही है। जिली बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि अब उसे घर जाना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकता है और अभी जो है ना 11:30 हो चुके थे, बहुत लेट हो गया था। जैन जिली के फेस पर वॉरिड एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेता है। वो बोलता है, व्हाट हैपेंड, तुम घर जाना चाहते हो? ये सुनने के बाद जिली बोलता है, नहीं मैं वेट करूंगा ईफई का तुम्हारे साथ। जैन बोलता है, तुम जाओ कोई बात नहीं है, मैं 15 मिनट और वेट करूंगा ईफई का। अगर 15 मिनट में वो नहीं आई तो इसका मतलब पक्का यही है कि अंकल ने उसे आने नहीं दिया है। इसीलिए ठीक है, तुम चिंता मत करो, उसके बाद मैं भी घर चलना चाहूँगा। जिली ये सुन के बोलता है, थैंक यू। जैन बोलता है, इट्स ओके। जिली फिर हैप्पीली क्लब से बाहर आ जाता है और वो अपने घर के लिए चला जाता है। जैन वॉशरूम में जाता है, फिर वो वॉशरूम में जाकर जो उसे करना था वो करता है, फिर अपने हाथों को वॉश करता है। इसके बाद जैन फिर अपने बालों को ठीक करता है और वो वॉशरूम से बाहर आता है। हम ईबो को देखते हैं। ईबो उसी मतलब बोल सकते हैं वॉशरूम के पास वाली वॉल के ऊपर लीन होकर पूरी तरह से खड़ा हुआ था। वो पूरी तरह से ड्रंक हालत में था, पूरा ड्रंक हो चुका था ईबो, और वो वॉल के सहारे वहाँ पर लीन होकर खड़ा हुआ था। और जो जैन था ना, वो देखता है ईबो को। जैसे ही जैन की आंखें ईबो पर पड़ती हैं, जैन शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली बोलता है, व्हाट, मिस्टर वांग यहाँ पर है? अगर वो यहाँ पर हैं तो फिर ईफो यहाँ पर क्यों नहीं आई? जैन अपने मन में सोचता है। फिर वो वहाँ से जो है ना देखता है ईबो को। ईबो फिर वहाँ से खड़ा होता है, यानी कि वॉल्स के सहारे से वो दूर होता है और फिर वो मुंबल करते हुए बोलता है, डू नॉट चीट ऑन माई मॉम। अभी वो ड्रंक था तो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, अभी उसे कुछ भी समझने आने वाला नहीं है। ईबो की नोज़ पूरी रेड हो गई थी, आंखें पूरी तरह से वेट थी। जैन ईबो को इस कंडीशन में देखता है और फिर अपने मन में सोचता है, फादर इन लॉ सच में आपने अपना क्या हाल कर रखा है। इसके बाद फिर जो ईबो था ना वो वहाँ से इधर उधर देखता है एंड उसके पास इस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि ईबो अकेले ही यहाँ पर ड्रंक करने के लिए आ गया था, क्योंकि अभी उसका दिमाग ख़राब था। जो जो अभी वो अपने फादर के साथ करके आया है, उसकी वजह से अभी वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, जिस वजह से उसका ये हाल था। ईबो वीआईपी सेक्शन में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और अभी वो ड्रंक कंडीशन में बाहर आ गया है। जैन देखता है ईबो घर जाने की कोशिश कर रहा था ड्रंकन कंडीशन के अंदर। जैन जब ये देखता है तब वो ईबो के तुरंत ही पास आ जाता है। ईबो जैन के फेस को देखता है एंड देन फिर उसके क्लोज आता है। ईबो और जैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ईबो जैन को पूरे सर से लेके पैर तक देखता है। इसके बाद ईबो पाउट बनाता है और फिर वो ड्रंकन वॉइस के अंदर बोलता है, बनी। एंड ये सुनने के बाद जैन शॉकिंगली जो है ना वो अपने चारों तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था, भाई यहाँ पे बनी तो है नहीं, तो ये ईबो बनी के बारे में क्यों बोल रहा है। ईबो फिर जैन के जो है ना और भी क्लोज आ जाता है
और फिर ईबो जैन के पास आकर जैन के दोनों मतलब बोल सकते हैं फेस को ईबो अपने हाथों में पकड़ता है और जैन ईबो की आंखों में देखने लगता है। जैन जो है ना वो शॉकिंगली ईबो को देख रहा था। ईबो जैन के फेस को टच करता है और जैन बहुत ही नर्वस हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ईबो बहुत ही ज़्यादा जैन के फेस को टच कर रहा था और वो ड्रंकन वॉइस के अंदर बहुत क्यूट लग रहा था। जो जैन था ना वो बोलता है हाँ ये ड्रंक है, ओ गॉड प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। जैन बहुत ही अजीब सा फील करता है क्योंकि ईबो एक तो ड्रंक है और वो उसे ऐसे टच कर रहा है। जो ईबो था ना फिर वो जल्दी से जैन के दोनों शोल्डरों को पकड़ता है टाइटली और जैन को इससे दर्द होता है। जैन दर्द के अंदर बोलता है क्या कर रहे हो, प्लीज़ स्लो, मुझे दर्द हो रहा है। एंड ईबो देखता है जैन को और गुस्से की वॉइस के अंदर बोलता है मेरी मेरी मॉम को चीट करना बंद करिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को चीट करने की? मैं आपको मार डालूंगा। ये सुनने के बाद जैन शॉकिंगली बोलता है हाँ क्या मैं? वो अपनी ओर फिंगर पॉइंट करता है और बोलता है क्या मैं चीटर हूँ? ईबो चिल्ला कर बोलता है हाँ तुम चीटर हो। एंड ये सब बहुत ही अजीब हो रहा था। जो भी वॉशरूम के पास लोग थे वो उन दोनों को देख रहे थे, ईबो और जैन को। जैन तुरंत ही जो है ना वो अपना हाथ ईबो के माउथ पर रख देता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कंडीशन है। जैन तुरंत ही ईबो के फेस को हाइड कर देता है क्योंकि सभी लोग ईबो को जानते हैं और ये बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर कोई मतलब ईबो को इस कंडीशन में देख लेगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए वो तुरंत ही जो है ना ईबो के माउथ पर हाथ रखता है और बोलता है अंकल प्लीज़ यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद कर दीजिए। जैन बोलता है ओ गॉड ये मैंने क्या बोल दिया, ये पक्का मुझे मार डालेंगे। जैन अपने सर को जो है ना वो हिट करता है मम्बल करते हुए। ईबो जैन को देखता है फिर जैन तुरंत ही ईबो का हाथ पकड़ता है और वो उसे फिर एक कॉर्नर की ओर लेकर आ जाता है। और ये कॉर्नर जो है ना थोड़ा डार्क था जिस वजह से कोई उन्हें ज़्यादा नहीं देख सकता था। जैन देखता है ईबो को और बोलता है अंकल आपको घर जाना होगा। एंड जो ईबो था ना वो जैन को देखता है और फिर ईबो जैन को देखने के बाद उसे ना ये प्लेस बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद ईबो तुरंत ही जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसे जो वीआईपी रूम था जहाँ पर ईबो बैठकर वाइन पी रहा था वहाँ पर उसे ले आता है। और जो जैन था ना वो तुरंत ही जाता है और फिर डोर को बंद कर देता है। ये एक वीआईपी रूम था जिस वजह से इसे डेकोरेट भी किया गया था। इसके अंदर एक बेड था और काउच था। जैन जो है ना वो ईबो को देखता है और ईबो बस अपनी हाफ क्लोज आइज से जैन को ही देख रहा था। जैन स्लोली ईबो के पास आता है और फिर वो उनसे पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ आपको घर भेजने के लिए। ईबो बोलता है मुझे घर नहीं जाना। एंड ये सुनने के बाद जैन बोलता है व्हाट, सच में आपको घर नहीं जाना? इस वक्त ईबो जो है ना वो पूरी तरह से ड्रंक था इसीलिए वो बिल्कुल भी क्या बोल रहा है क्या समझ रहा है उसे कुछ समझ नहीं आने वाला है इस वक्त। जैन बोलता है प्लीज़ ये बच्चों की तरह जिद मत करिए, ठीक है? बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दीजिए। मुझे सही से बताइए मैं आपको घर कैसे भेजूँ? बट ईबो फिर से बोलता है मुझे घर नहीं जाना। एंड जैन ये देख के बोलता है सच में ये बच्चे थोड़ी ना है, कैसे बिहेव कर रहे हैं ये। ईबो अभी तो प्रॉपरली खड़ा तक नहीं रह पा रहा था। तुरंत ही जैन ईबो के पास आता है और वो तुरंत ही उनके हाथ को पकड़ता है और उन्हें बेड पर बिठा देता है। इसके बाद जैन बोलता है ठीक है आप यहाँ पर रेस्ट करिए और मैं घर जा रहा हूँ। बट ईबो कोई आंसर नहीं देता। जैन बोलता है ओके। ईबो अपने सिर नाम में हिला देता है। जैन बोलता हाँ आपको कुछ चाहिए? हाँ। जैन फिर से ईबो को देखता है। ईबो फिर से जैन को देखता है। ईबो जैन को अपने पपी आइज से देखता है और जैन को तुरंत ही वो उसके ओर खींच लेता है जिस वजह से जैन डिसबैलेंस होता है और वो तुरंत ही ईबो के गोद में बैठ जाता है। और जैन को तो इससे गूज बम्स आ जाते हैं। वो शॉक हो जाता है एकदम से और बोलता है अंकल। और वो तुरंत ही अपनी आँखें बड़ी बड़ी कर लेता है और वो जल्दी से उठ जाता है ईबो की लैब से। और वो बोलता है अंकल मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, मैं एक बॉय हूँ। और वो अपने गले को साफ करते हुए बोलता है। ईबो जैन को देखता है बहुत ही डिफरेंट आइज से। इस वक्त जो रूम का इन्वायरमेंट था वो बहुत ही डिफरेंट हो गया था या बोले कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया था जैन के लिए। जैन को नहीं पता कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। ईबो जो है ना वो बिल्कुल भी अब सही से माइंड ऑफ स्टेट में नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। ईबो फिर तुरंत ही आता है और जैन को पीछे से हक कर लेता है और इससे तो जैन पूरी तरह से शॉक। वो तुरंत ही ईबो को दूर करना चाहता था, उसे मतलब पुश कर देना चाहता था। बट ईबो और भी टाइट करके जैन के टमी को पकड़ लेता है। जैन ये देख के बोलता मिस्टर वांग प्लीज़ ये सब मत करिए, रुक जाइए। ईबो फिर अपनी नोज़ को जो है ना जैन के नेक पर रब करता है और जैन को इससे डिस्गस्टिंग फील होता है। जैन बोलता है मिस्टर वांग प्लीज़ रुक जाइए, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ छोड़िए मुझे, प्लीज़ लीव। बट ईबो जो है ना बिल्कुल भी नहीं मानता।
ईबो तुरंत ही अचानक से जैन को पकड़ता है और वो उसे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और जैन इससे पूरी तरह से डर जाता है। जैन बोलता है, अंकल प्लीज़ छोड़िए मुझे, आपको रिग्रेट होगा, मैं बता रहा हूँ आपको रिग्रेट होगा बाद में, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और जैन अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और वो अब मतलब स्ट्रगल करने लगता है ईबो को दूर करने का। ईबो तुरंत ही जैन का हाथ पकड़ता है एक और उसे बेड पर पिन कर देता है और जो जैन था ना वो तुरंत ही ईबो की जो चेस्ट थी ना उसके ऊपर जो है ना वो पंच करने लगता है, ईबो को दूर करने लगता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। ईबो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस वक्त। जो है ना ईबो जैन से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एक तो जैन और जो ईबो है ना उनकी हाइट में फ़र्क है। जैन बहुत छोटा है और ईबो हाइट में भी बहुत बड़ा है और इस वक्त जैन अपना सिर्फ टीनेज है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ईबो जैन से 14 साल बड़ा है, इसीलिए बिल्कुल भी जो जैन का ईबो को दूर करने का ख्याल था उसे तो अपने माइंड से निकाल ही देना चाहिए। ईबो के सामने जैन बहुत ही ज़्यादा थिन है, जैन बहुत डर गया था और ईबो जो है ना वो बहुत ही मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये कोई जोक नहीं है जैन का ईबो को हटा देना। जैन के साथ कुछ भी हो सकता था। जैन बहुत ही ज़्यादा अभी ईबो के चेस्ट पर हिट कर रहा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और ईबो जो है ना बहुत ही इरिटेट हो जाता है इस चीज़ से। वो तुरंत ही जैन का दूसरा हाथ पकड़ता है और उसे भी वो बेड पर पिन कर देता है और जैन ईबो को देखता है और बोलता है, अंकल आप ड्रंक हैं, प्लीज़ ये मत करिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। जैन अब लिटरली रोना शुरू कर देता है, अब उसे रोना आ रहा था। ईबो अपने लिप्स को जैन के लिप्स पे स्मैश करता है और इसके बाद वो बस जैन को किस करना शुरू कर देता है और जैन इससे बहुत बुरी तरह से डर जाता है। एकदम से पता नहीं जैन को क्या हो गया, जैन पूरी तरह से डर चुका था और ईबो इसके बाद अपने लिप्स को धीरे धीरे करके जैन के लिप्स के ऊपर जो है ना वो मूव करना शुरू कर देता है और जैन एक आवाज़ निकलता है, प्लीज़ नहीं, बट ईबो किस को और भी डीप कर देता है और अब जो ईबो था ना वो जैन के लिप्स को सक कर रहा था। ईबो कभी जैन के अपर लिप्स को सक करता तो कभी लोअर लिप को एंड ईबो जो है ना पैशनेटली जैन के लिप्स के साथ खेलना शुरू कर देता है और जो जैन था ना वो अपने जो लेग्स थे ना उन्हें मूव कर रहा था और बार बार आवाज़ निकाल रहा था, प्लीज़ नहीं, बट इसका ईबो पर कोई असर नहीं हो रहा था और जैन जो है ना रो रहा था, उसकी आंखों से अब आंसू गिरना शुरू हो गए थे। ईबो फिर तुरंत ही अपने पैरों को जैन के पैरों पर रखता है और अब जो ईबो का पूरा वेट था ना वो जैन के ऊपर आ गया था। जैन अब मूव करने का ट्राई करता है बट ईबो बहुत ही हैवी था जिस वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। जैन के लिए मूव करना बहुत मुश्किल था, ईबो की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। जैन पूरी तरह से जो है ना अब वो एकदम से फ्रीज़ हो चुका था। ईबो फिर जैन के साथ किस को ब्रेक करता है और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से थोड़ी ही दूरी पर थे एंड जो ईबो था ना वो जैन को देखता है अपनी इंटेंस आइज़ के साथ। ईबो और जैन के दोनों के ही लिप्स पर जो है ना वो उनका सलाइवा लगा हुआ था एंड दोनों का सलाइवा कनेक्टेड भी था। जैन जो है ना वो अपना फेस दूर कर लेता है ईबो से और ईबो जो है ना वो फिर अपने नोज़ को जहाँ पर जैन की नेक एरिया विजिबल हो रहा था वहाँ पर अपने नोज़ को रब करता है और जैन इससे बहुत जी फील करता है। ईबो जैन का बॉडी ऑर्डर फील करने लगता है, यानी कि उसे स्मेल करने लगता है। जैन का बॉडी ऑर्डर ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे कामिंग फील करवा रहा था। ईबो एकदम हंग्री डॉग की तरह जैन की नेक पर और उसके कॉलर बोन पर उसे जो है ना स्मेल करने लगता है और ईबो अपना माउथ ओपन करता है और जो जैन था ना वो बोलता, प्लीज़ नहीं, मुझे जाने दीजिए, आप ड्रंक हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बहुत गलत हो जाएगा, प्लीज़ आप नहीं जानते आप क्या कर देंगे, आप बहुत बुरा कर देंगे, प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करिए प्लीज़। और जैन पूरी तरह से जो है ना डर गया था। जैन अब सफ़र करते हुए बोलता है, प्लीज़ जाने दीजिए, अगर कुछ हो गया ना तो सब लोग मुझे ब्लेम करेंगे, आप भी मुझे ही ब्लेम करेंगे, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ लीव मी, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। बट ईबो पर इसका कोई असर नहीं होता और अब जो जैन था ना वो रोना शुरू कर रहा था बहुत ही ज़्यादा, बट ईबो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके बाद ईबो तुरंत ही जैन की जो लाइन पर बाइट कर लेता है एक हंग्री डॉग की तरह और जैन चिल्लाता है। ईबो जो है ना वो फिर जैन के लिप्स को फिर से अपने माउथ में लेता है एंड देन फिर से उन्हें सक करना बाइट करना शुरू कर देता है और अब जैन जो है ना वो पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है, अब कुछ भी नहीं बोलता, वो एकदम साइलेंट हो गया था क्योंकि उसे पता है जब तक ईबो जो चाहे वो कर नहीं लेता तब तक वो एकदम रुकेगा नहीं। जैन बस चुप था, ईबो अभी ड्रंक था जिस वजह से वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। जैन एक डेड बॉडी की तरह बेड पर पड़ा हुआ था और ईबो बस जैन को टीज कर रहा था, उसे सक कर रहा था, उसे पैशनेटली किस कर रहा था, उसकी बॉडी को टच कर रहा था। जैन बस चुपचाप सीलिंग को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे।
ईबो जो है ना वो अपना पूरा जो बॉडी वेट था ना वो बस जैन के ऊपर डाले हुए था। ईबो फिर अपना एक हाथ जैन की जो थिन टमी था उसे पकड़ता है एंड देन फिर वो अपना एक हाथ जैन के जो है ना वो बम पर लेके जाता है और उनको स्क्वीज़ करने लगता है। और जैन ये सब टॉलरेट कर रहा था। ईबो जैन की टमी को टाइटली पकड़े हुए था, दूसरा अपने एक हाथ से जैन के जो बोल सकते हैं बट थे उन्हें स्क्वीज़ कर रहा था एंड उन्हें टच कर रहा था, जिससे जैन को और भी डिस्गस्ट फील हो रहा था। जैन अब और ये सब ज़्यादा जो है ना वो नहीं सह सकता था। इसके बाद तुरंत ही जैन जो है ना वो ईबो को पुश कर देता है और ईबो जैसे ही दूर होता है जैन तुरंत ही ईबो के फेस पे एक स्लैप मार देता है और जैन डिस्गस्ट और जो है ना गुस्से भरी आंखों से ईबो को देखने लगता है। ईबो जैन को देखता है और उसे फील होता है कि जैसे फिर से उसके फादर ने उसे स्लैप किया है। ईबो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जैन को देखता है। ईबो को फिर से वो सारी हॉरिबल डरावनी मेमोरीज उसके माइंड में घूमने लगती हैं और वो अपना जो फेस था वो तुरंत ही जैन की नेक में हाइड कर लेता है और ईबो रोना शुरू कर देता है और जैन को अजीब लगता है। जैन को अपनी नेक के ऊपर ईबो की हॉट एंड ब्रीथ जो है ना वो फील होती है एकदम वार्म एंड जैन अजीब लगता है उसे। वो तभी अचानक से सुनता है ईबो के रोने की आवाज़ें एंड ये बहुत अजीब था। ईबो की आंखों से जो टीयर्स गिर रहे थे ना वो जैन के नेक पर उसे फील होते हैं। ईबो बोलता नहीं प्लीज़ प्लीज़ और ईबो की जो ग्रिप थी ना वो और भी टाइट हो जाती है जैन की बोल सकते हैं वेस्ट के ऊपर। जैन एकदम चुप हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसने जैन ने ईबो को रोते हुए देखा है, ये उसके लिए बहुत अलग था। जैन अपने मन में बोलता है ये रो क्यों रहे हैं। ईबो मम्बल करते हुए बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ स्टे विद मी प्लीज़। एंड जैन जब ये सुनता है ना तब वो ईबो को देखता है एंड ईबो की बॉडी जो है ना वो धीरे धीरे करके जो है ना वो ग्रिप को लूज़ कर देती है और ईबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सो जाता है एक डीप स्लीप के अंदर। वो ड्रंक था, इतनी सब चीज़ें करने के बाद वो बस सो गया। जैन को एक रिलीफ मिलता है और जब उसे फील होता है कि ईबो सो गया है और उसकी ग्रिप लूज़ हो गई है तब जैन एक चैन की सांस लेता है और फिर वो कुछ टाइम के बाद जो है ना वो हिम्मत करता है और ईबो को अपने आप से दूर कर देता है और वो देखता है ईबो को। ईबो जो है ना वो बस चुपचाप करके सो रहा था, उसकी आइज़ रेड हो गई थी। जैन को अब अच्छा लगता है। ईबो डीप स्लीप में था, बेड पर सोया हुआ था अपने लेग्स को जो है ना वो बिल्कुल ही अजीब तरह से करके। और ये देखने के बाद जैन फिर जल्दी से बेड से उठ जाता है और वो सच में एक सांस लेता है क्योंकि उसने अब अपनी लाइफ को और अपनी डिग्निटी को सच में बचा लिया था। जैन फिर ईबो को देखता है। जैन फिर थोड़ा सा ईबो के पास आता है और जैन फिर ईबो के पास आता है। पहले तो वो हेजिटेट करता है बट फिर वो देखता है तो ईबो की जो बहुत ज़्यादा आइज़ थे ना उनके कॉर्नर से आंसू बह रहे थे। जैन पहले तो हेजिटेट फील कर रहा था बट फिर वो आता है और अपने स्लीप से ईबो की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे ना उन्हें साफ़ कर देता है। और फिर इसके बाद जैन ईबो को देखता है, फिर वो ईबो के शूज़ उतारता है, उसके शॉक्स को उतारता है, फिर वो उसकी टाई को भी उतारता है और फिर वो उन्हें एक जगह पर रख देता है। इसके बाद जैन फिर ईबो को प्रॉपरली बेड पर लिटा देता है, यानी कि उसके हाथों पैरों को सही करता है और उसके बाद फिर ब्लैंकेट को ईबो के ऊपर करता है और फिर वो वहाँ से तुरंत ही बाहर आ जाता है। जैन वीआईपी एरिया से बाहर आता है उस रूम से और फिर डोर को बंद कर देता है रूम का और एक जन की सांस लेता है और बोलता फाइनली हाँ मैं बच गया। इसके बाद जैन जो है ना वो अपने आप को देखता है, तभी उसे ईबो का वो किस याद आता है और जैन तुरंत ही अपने लिप्स को वाइप कर लेता है और बोलता है मैंने अपना फर्स्ट किस खो दिया, वो भी अंकल के साथ। कितना गंदा है ये सच में, बट ये तो एक्सीडेंट था, ये एक एक्सीडेंटल किस था और कुछ भी नहीं था। हाँ अब अंकल को वैसे भी कुछ याद नहीं रहेगा है ना, अगर उन्हें याद ही नहीं है जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक तो फिर सब कुछ ठीक है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं नहीं बता रहा तो उन्हें किससे याद रहेगा। अच्छा है, जैन को बहुत अच्छा लगता है। जैन बोलता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मेरा एडवांटेज उठा ले, मुझे घर निकल जाना चाहिए। जैन सोचता है कल वो ईफई से बात करेगा और वो वहाँ से फिर चला जाता है अपने घर की ओर। हम देखते हैं नेक्स्ट डे ईबो उठता है और उठने के बाद वो देखता और बोलता हाँ मैं यहाँ पे। वो देखता है अपने आप को, अजीब तरह से ब्लैंकेट उसके ऊपर था, टाई वगैरह सब रखे हुए थे। ईबो याद करने की कोशिश करता है कल रात की चीज़ें बट उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो ईबो फिर सोचता है कि अब उसे घर जाना चाहिए। ईबो देन फिर बाहर आता है और इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है घर की ओर। ईबो अपने मेंशन में आता है, वो अपने रूम की ओर जा ही रहा था तभी ग्रैनी बोलती हैं ईबो एंड ईबो रुक जाता है जब वो ग्रैनी वांग की आवाज़ सुनता है। ग्रैनी वांग ईबो को देखती हैं और बोलती हैं ईबो कहाँ थे तुम पूरी रात, कल घर नहीं आए तुम। ईबो वहीं पे रुक जाता है और वो चुप था। ग्रैनी वांग फिर ईबो के पास आकर बोलती हैं क्या हुआ, हाँ बताओ मुझे कहाँ थे कल रात तुम। ग्रैनी वांग ईबो के पास आकर उसके फेस को देखती हैं अच्छे से और बोलती हैं तुमने ड्रंक किया था, तुम ड्रंक थे, बताओ मुझे पूरी रात कहाँ पर थे तुम।
और बहुत ही सीरियस टोन में पूछती हैं। ईवो जो है ना वो बोलता है ग्रैंड माँ कुछ नहीं, बस मैं थक गया था, बहुत ही ज़्यादा काम का स्ट्रेस था इसलिए क्लब चला गया था और रात को वहीं रुका था। ये सुन के ग्रैनी वांग बोलती हैं कि क्या तुम किसी गर्ल के साथ अफेयर में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो क्या? ये सुन के ईवो बोलता नहीं ग्रैंड माँ, मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के साथ कोई अफेयर में नहीं हूँ। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ बोलती ठीक है। इसके बाद ईवो अपने मन में सोचता है कि सच में हर कोई मुझे ही ब्लेम करता है बिना किसी रीज़न के। इनको तो पता भी नहीं है कि मेरे डैड न जाने कितनी सारी औरतों के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं और उनका कितनी के साथ क्या संबंध था पता भी नहीं। हाँ, बिना बात के, बिना इन्फॉर्मेशन के सब लोग बस मुझे ब्लेम करते जाते हैं, जबकि असली गुनहगार तो मेरे डैड हैं। बट अब वो ये सब चीज़ें तो नहीं बोल सकता था, इसलिए वो चुप रहता है। इसके बाद ग्रैंड माँ फिर ईवो को वहाँ से जाने देती है। ईवो फिर तुरंत ही अपने रूम के पास आता है। इससे पहले कि वो रूम के अंदर जाता तभी उसे आवाज़ आती है किसी की बात करने की। ईवो बोलता हाँ, ये ईवो किससे बात कर रही है? ईवो के रूम से आवाज़ें आ रही हैं। उसे पता नहीं क्यों अजीब लगता है, ईवो इस टाइम पे किससे बात कर रही है। अब हम देखते हैं ईफई के रूम का सीन। ईफई अपने रूम में थी और वो अपने फ़ोन को पकड़े हुई थी और उस पर वीडियो कॉल चल रही थी, वो भी जैन की। जैन ईफई से पूछता है ईफई कल तुम क्लब में क्यों नहीं आई थी? ये सुनने के बाद ईफई बोलती है वो एक्चुअली क्या है कि ग्रैंडफादर ने मुझे देख लिया था और उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है और डैड ने भी फिर मुझे देखा और वो मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे बाहर नहीं आने दिया घर से। ये सुन के जैन बोलता है ओह अच्छा, बट तुमने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया था। ईफई बोलती है वो एक्चुअली मेरा फ़ोन ना साइलेंट पे था और मैं सो गई थी। ये सुन के जैन बोलता है ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम प्रॉब्लम मत लो, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी टेंस लग रही थी। एंड तभी जैन की नज़रें जाती है ईफई के पीछे एंड ईफई के पीछे खड़ा हुआ था ईबो। एंड ईबो को देखने के बाद जैन जो है ना वो बोलता है ईफई तुम्हारी डैड। एंड ये सुनने के बाद ईफई तुरंत ही टर्न करती है पीछे और वो दिखती है तो उसके पीछे ईबो खड़ा हुआ था। एंड ईबो जो है ना वो जैन को घूर घूर के देख रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए हुए था। और ईबो जो है ना वो तुरंत ही ईफई के हाथों से फ़ोन ले लेता है। ईफई बोलती डैड डैड प्लीज़, बट ईबो जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो उसके फ़ोन को ले लेता है और फिर रूम से बाहर आ जाता है। ईफई तुरंत ही आती है और बोलती डैड प्लीज़, बट ईबो बोलता है जाओ और अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। ईफई बोलती है डैड प्लीज़ एक बार बात तो करने दीजिए। ईबो बोलता है प्रिंसेस मैंने कहा जाओ और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। एंड इसके बाद जो ईफई थी ना वो आती है और फिर डोर को बंद कर लेती है और अपने स्कूल के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है। ईबो फ़ोन को लेके जो है ना तुरंत ही अपने रूम के अंदर आता है और जो ईबो था ना वो देखता है वीडियो कॉल पर जैन था और जैन अपने नेल्स को बाइट कर रहा था क्योंकि अब वो क्या करे उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था। ईबो गुस्से में जैन को देखते हुए जो है ना अपने दांतों को पीसता है और फिर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैन बहुत ही अजीब सी स्माइल करता है और बोलता है वो मैं बाय, और ये बोलकर तुरंत ही वो कॉल को कट कर देता है। ईबो जो है ना वो बोलता है सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। ईबो को गुस्सा आ रहा था बट ईबो अब कुछ नहीं कर सकता है। हम अब देखते हैं यहाँ से कुछ देर के बाद कॉल कट हो चुकी थी। ईफई अपने स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी तभी हुआंग जिंगयू आता है और वो ईफई के बैग को होल्ड करता है और बोलता है आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, और ये बोलकर वो ईफई के बैग को लेता है। ईफई जो है ना वो हुआंग जिंगयू को देखती है और वो तुरंत ही हुआंग जिंगयू का हाथ पकड़ती है और उसे फिर वो एक कॉर्नर में लेकर आती है जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। हुआंग जिंगयू बोलता है जो है ना क्या हुआ? तभी ईफई बोलते नहीं। एंड ये सुनने के बाद हुआंग जिंगयू बोलता हाँ क्यों, बट मुझे खुशी होगी तुम्हें स्कूल छोड़ने में। ईफई को जो है ना वहाँ जाते हुए जो ईबो देख लेता है और हुआंग जिंगयू को भी देखता है एक दूसरे से बातें करते हुए, वो भी अकेले में, और उसे ना कुछ अजीब लगता है, यानी कि उसे इन दोनों पर शक होता है। ईबो तुरंत ही उनके पास जाता है उनकी कन्वर्सेशन को सुनने के लिए और वो तुरंत ही जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और जो हुआंग जिंगयू था ना ही तो उसने ईबो को देखा था और न ही जो ईफई थी उसने ईबो को देखा था। ईबो जो है ना वो एक दीवार के पीछे खड़ा हुआ था। ईफई जो है ना वो हुआंग जिंगयू को देख के बोलती है आपके इरादे कुछ और है, मैं जा रही हूँ। एंड ये सुनने के बाद हुआंग जिंगयू बोलता है क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? हाँ, मैं बस तुम्हें स्कूल ड्रॉप ही तो करना चाहता हूँ, क्या हुआ है? एंड ये सुनने के बाद जो ईफई थी ना वो बोलती है आप जैन को देखने के लिए जाना चाहते हैं ना? एंड ये वो ग्लेयर करते हुए बोलती है हुआंग जिंगयू की ओर। हुआंग जिंगयू जो है ना वो ब्लश करता है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जो चंग शुआन थी उसने ईफई को बता दिया होगा। हुआंग जिंगयू बोलता है हाँ तुमने सही कहा, एक्चुअली क्या है कि तुम्हें कैसे पता चला ये सब? क्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें ये सब बताया है? ईफई बोलती है आप उसे पसंद नहीं कर सकते हैं और ना ही उससे प्यार कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हुआंग जिंगयू था वो बोलता है ईफई ये तुम क्या बोल रही हो? ईफई बोलती है जैन की मैं गर्लफ्रेंड हूँ। एंड हुआंग जिंगयू जो है ना एकदम से शॉक रह जाता है
उसके जो भी डिज़ायर्स थे या जो भी उसके सपने थे वो एकदम से जैसे टूट गए हों। हुआंग जिंगक्यू को अपने चेस्ट में पेन होता है। हुआंग जिंगक्यू ईफई को देखता है और बोलता है क्या क्या ये प्रैंक है? हाँ, बताओ मुझे। ईफई बोलती है नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, तो आप उससे दूर रहें प्लीज़, जैन से दूर रहिएगा प्लीज़, हम दोनों के बीच में मत आइए। ऑलरेडी ही हमारे बीच में जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऑलरेडी ही डैड हमारे बीच में आ चुके हैं और उन्हें जैन के स्टेटस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्लीज़ अब एक और हमारे बीच में जो है ना आप मत आइए प्लीज़। वो मेरा नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हमारे रिलेशनशिप के बीच में मत आइए। वांग जिंगक्यू देख रहा था और वो पता नहीं क्या बोले, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। ईफई अपने दोनों हाथों को जोड़कर हुआंग जिंगक्यू से बोलती है प्लीज़ अंकल उससे दूर रहिए, प्लीज़ जैन से दूर रहिए, प्लीज़ हमारे बीच में ऑलरेडी ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो प्लीज़ अब आप बीच में मत आइए प्लीज़ अंकल। और ईफई जो है ना वो गुस्से में बोलती है या फ्रस्ट्रेशन में बोलती है, पता नहीं था। और इसके बाद ईफई हुआंग जिंगक्यू को स्पीचलेस छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हुआंग जिंगक्यू चेयर पर बैठ जाता है और अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और हम दूसरी साइड ईबो को देखते हैं। ईबो जो है ना ये सब सुनने के बाद अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और वो तुरंत ही हुआंग जिंगक्यू के पास आता है। हुआंग जिंगक्यू ईबो को देखता है और फिर वो बोलता है हुआंग जिंगक्यू क्या हुआ है, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? ईबो तुरंत ही हुआंग जिंगक्यू के पास आकर उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है उससे दूर रहो, अपने माइंड से ना जैन के बारे में ख्याल को निकाल दो, उससे दूर रहो, सुना तुमने? हुआंग जिंगक्यू फिर ईबो को देखता है और बोलता है जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती उसके बारे में मैं क्यों ही सोचूंगा, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर ईफई और जैन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें साथ रहने दो, उनके बीच में मत आओ। अगर ईफई उस लड़के के साथ खुश है तो उसे रहने दो, उन दोनों के प्यार को जो है ना डिस्ट्रॉय मत करो, उन दोनों के बीच मत आओ, उन दोनों को साथ रहने दो। हुआंग जिंगक्यू ईबो से बोल देता है। ईबो जो है ना वो गुस्से में बोलता शट अप, मैं ईफई और जैन को एक दूसरे से दूर कर दूंगा। और ये बोलकर ईबो वहाँ से चला जाता है। हुआंग जिंगक्यू बहुत ही अपसेट हो जाता है, जिस पर्सन को उसने प्यार किया वो तो ऑलरेडी ही किसी और से बिलोंग करता है। और जो ईबो था ना वो तुरंत ही हॉलवे के अंदर आ जाता है। अब हम हॉल का सीन देखते हैं। हॉल के अंदर 3 फीमेल जो बॉडीगार्ड्स थे ना वो खड़ी हुई थी। ईबो बोलता ईफई, जो ईफई थी ना वो ईबो को देखती है। तभी ईबो की आंटी जो कि वांग सेसी है वो बोलती है ईबो ये सब क्या है? ईबो बोलता है ये कुछ नहीं, बस ये 3 फीमेल गार्ड्स हैं जो कि ईफई के साथ रहेंगी, उसे कंपनी देंगी। ये सुनने के बाद जो ईबो की मॉम थी वो बोलती ईबो तुम ईफई को अपनी लाइफ फ्रीली जीने क्यों नहीं देते हो, उसे फ्रीडम दो उसकी। एंड ये सुन के ईबो बोलता है मैं बस उसके लिए डरा हुआ हूँ, अगर ईफई को मेल गार्ड्स के साथ प्रॉब्लम है तो बस मैं ये समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसके लिए 3 फीमेल गार्ड्स को हायर कर दिया है, वो उसके साथ रहेंगी और फीमेल गार्ड्स के साथ तो ईफई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सुनने के बाद जो वांग ईजाओ था ईबो का अंकल वो बोलता है ईबो ये क्या है, ईफई को तुम उसके फ्रेंड्स के साथ बात तो करने दो। एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता है मैंने उसके लिए कुछ डिसाइड किया है ईफई, मैंने उसके लिए कुछ और भी डिसीजन लिए हैं उसके फ्यूचर के लिए, और जो ईफई का पुराना फ्रेंड सर्कल था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हैं और ईफई के लिए मैंने एक और चीज़ डिसाइड की है। आई होप कि आप सब मेरे इस डिसीजन को पसंद करेंगे। ईफई जो है ना बिल्कुल साइलेंट थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब अपने डैड के सामने उसकी कहाँ चलेगी और अब ईवो पता नहीं क्या करने वाला है। ऐसे ही करके ना आज का दिन भी चला जाता है। अब हम देखते हैं ईबो के घर का सीन, वांग मैंशन। ईबो अपने रूम में बैठा हुआ था और वो अपने लैपटॉप को देख रहा था। उसके लैपटॉप पर किसी की फ़ोटो थी और वो उसे काफ़ी टाइम से देख रहा था एंड वो पिक्चर जैन की नहीं है। ईबो बस फिर थोड़ी देर के बाद अपना लैपटॉप बंद करता है और वो अपने रूम से बाहर आता है। तभी अचानक से कोई आती है, एक गर्ल, और वो ईबो को टाइटली हग कर लेती है और ईबो जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो गर्ल ईबो के फेस को देखती है और फिर बोलती है स्माइल के साथ ईबो सरप्राइज। एंड ईबो उस लड़की को देखता है और फिर बोलता है हाँ जेई तुम। ईबो सरप्राइज था अपने फ्रेंड को यहाँ देखकर। मिंग जेई ईबो के चिक्स को जो है ना वो पिंच करती है और उसके बाद वो स्माइल करती है और बोलती ईबो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया? ईबो बोलता हाँ मैंने किया। तुम्हारे डैड और मॉम कैसे हैं? इसके बाद जो ईबो था ना वो जेंटली हग को ब्रेक करता है और फिर उससे दूर हो जाता है। मिंग जेई बोलती है कि वो ठीक है। इसके बाद फिर ईबो जो है ना वो मिंग जेई के साथ उसे लेकर जो है ना वो तुरंत ही हॉलवे में आता है और वहाँ पर आकर बैठ जाता है। मिंग जेई भी काउच पर बैठ जाती है बहुत ही स्टाइलिश वे में और वो ईबो को देखती है और वो भी घूर के। जो मिंग जेई थे ना वो बोलती है ईबो क्या हुआ, तुम डिस्टर्ब लग रहे हो? हाँ व्हाट्स द मैटर, क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारी लाइफ में? हाँ। ईबो फिर देखता है ईबो और बोलता है हाँ सब ठीक है, तुमने ऐसा क्यों पूछा? मिंग जेई बोलती है एक्चुअली मैंने सुना है
कि तुम जो है ना वो ईफई को इन दिनों सब लोगों से दूर रख रहे हो और तुमने उसके लिए 3 बॉडीगार्ड्स को भी हायर किया है उसके साथ रहने के लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है बताओगे मुझे? जो ईवो था ना वो अपनी आइज़ क्लोज़ करता है और जैन का फेस उसकी आइज़ में आ जाता है और फिर वो अपनी हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। ईवो बोलता है कुछ नहीं और फिर वो अपनी आइज़ ओपन करता है। मिंग जेई तुरंत ही वहाँ से उठ जाती है और वो ईवो के थोड़ा पास आती है और फिर इसके बाद बोलती है, ओह ईवो कम ऑन, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? हाँ बताओ मुझे। ईवो फिर कुछ सोचता है, मिंग जेई को देखता है और फिर वो जो है ना वो बोलता है, एक्चुअली वो मिंग जेई बोलते हैं, ईवो बताओ ना प्लीज़। वो अपनी प्लीडिंग आई से ईवो को देखती है और ईवो जान जाता है कि जब तक वो उसे बताएगा नहीं तब तक ये मानने वाले नहीं है। इसके बाद ईवो फिर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा बट तुम मेरी फैमिली को ये नहीं बताओगी। ईफई जो है ना, मैं नहीं चाहता कि फैमिली को सब कुछ एक्सप्लेन करे या कुछ भी, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, ठीक है? तो तुम ये चीज़ मेरी फैमिली से सीक्रेट रखोगी। ईफई जो है ना वो क्यूरियस हो जाती है, उसे एक न्यू टॉपिक मिल चुका था, वो बहुत ही एक्साइटेड थी और वो तुरंत ही ईवो के पास आ जाती है और वो जो है ना ईवो के क्लोज आती है और भी ज़्यादा, और वो हेल्प करती है उसकी ताकि किसी को नहीं सुनाई दी। मिंग जेई क्यूरियसली उसके पास बैठ जाती है और बोलती ठीक है अब मैं यहाँ बैठती हूँ, अब मुझे बताओ, ठीक है? ईवो फिर मिंग जेई के पास बैठ जाता है एंड देन फिर ईफई जो है ना, आई मीन मिंग जेई जो है ना वो तुरंत ही ईवो का हाथ पकड़ती है और फिर जो है ना ईवो बोलता है, एक्चुअली वो ईफई किसी लड़की को पसंद करती है और वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उस लड़की के मुझे ना इरादे भी ठीक नहीं लगते, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उसका और हमारा स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करता है। वो मेरी डॉटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, मुझे बिल्कुल भी जो है ना उस लड़के पे विश्वास नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कोई भी रॉन्ग डिसीजन ले। ये सुन के मिंग जेई की आंखें सरप्राइज के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो स्माइल करती है और बोलती है, ईबो ये बिल्कुल नॉर्मल थिंग है, अब ये एज उनकी है ऐसी करने की, तो फिर वो टीनेजर हैं, इस टाइम हो जाता है अट्रैक्शन, किसी से भी हम अट्रैक्ट हो सकते हैं और अब तुम चिंता मत करो, ठीक है? और अभी जो है ना, सही कहा तुमने, वो छोटी है, उससे प्यार क्या होता है और ऑब्सेशन क्या होता है उसका मीनिंग पता नहीं है उसे, ठीक है? तुम चिंता मत करो। और एक्चुअली ये भी बात है कि जो ईवई है ना वो अपने माउथ के अंदर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है, गोल्डन स्पून, तो सही कहा, उसके मतलब अभी समझ में नहीं आने वाला है, वो एक नॉर्मल पर्सन के साथ नहीं रह पाएगी, तुमने सही कहा। ईवो बोलता, हाँ राइट, मैं भी यही बोल रहा हूँ। ईफई फिर बोलती है, आफ्टर द वेडिंग, तभी ईवो बोलता है चुप, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये कुछ ऐसा बोल दे। जो ईवो था ना वो देखता है और बोलता है, मैं ईफई की शादी डेफिनेटली उस लड़के से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जो मिंग जेई थे ना फिर वो बोलती, हाँ हाँ ठीक है, वो ईवो के शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलती है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अगर तुम चाहते हो तो नहीं होगा, मैं कुछ और रास्ता सोचती हूँ, ठीक है? जस्ट इमेजिन, ईफई जो है ना वो शादी के बाद में रिग्रेट करेगी ऐसे लड़के से शादी करने के लिए जो कि उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता है और वो अपनी लाइफ को जो है ना वो एकदम पूरी तरह से रन कर लेगी। ऐसा हुआ तो क्या होगा? हाँ, ये सुनने के बाद ईवो जो है ना वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। ईवो की आंखों में गुस्सा था और वो अपना हाथ टेबल पर मारता है बहुत ही हार्डली। मिंग जेई जो है ना वो डर जाती है और वो बोलती है, हाँ शांत हो जाओ फिर, ठीक है? वो शांत हो जाओ, ऐसा मत सोचो। मिंग जेई बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, जस्ट थॉट इट, ओके? वो उसे देखता है और फिर होपफुल आई से बोलता है, ठीक है। मिंग जेई थे ना वो बोलती है, तुम उस लड़के को पैसे क्यों नहीं दे देते हो? हाँ, तुम उसे पैसे दो और वो तुम्हारी ईफई की लाइफ से चला जाएगा। इस टाइम ना हर किसी को पैसे चाहिए होते हैं, हो सकता है उस लड़के को भी पैसे चाहिए हो सकते हैं, इसीलिए वो ईफई के पीछे है, ठीक है? और हमारी जो ईफई है प्यारी सी, वो उस लड़के पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है। ईवो मम्मल करते हुए बोलता है, पैसे? हाँ। मिंग जेई बोलती, हाँ बिल्कुल, उसे पैसे दो, अगर तुम उसे पैसे दे दोगे तो फिर उसके बाद वो ईफई को छोड़ के चला जाएगा और उसके बाद हम ईफई को बता देंगे कि ईफई वो तुम्हें पैसों के बदले छोड़कर चला गया है। और ये सुनने के बाद तो ईवो के फेस पे एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है और उसके बाद वो काउच पर एकदम किंग स्टाइल में बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, व्हाट, इतना अच्छा आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हाँ, ये वो यही सोच रहा था। तो अब हम देखते हैं यहाँ से स्कूल का सीन जो है ना, जैन को देखते हैं। आज तो जैन को बिल्कुल भी चांस नहीं मिला था ईफई को देखने का। ईफई के जो गार्ड्स थे ना वो एक सिंगल मोमेंट ईफई को मतलब छोड़ ही नहीं रहे थे, चारों तरफ उसके घूम रहे थे और अगर कोई भी ईफई के पास आता तो वो उसे दूर कर देते, अगर किसी पर डाउट भी होता तो भी उसे दूर कर देते और उन्हें अगर किसी पर डाउट होता तो भी वो उसे बोल देते कि दूर रहने को। ये सब जो है ना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था और जैन के लिए तो बिल्कुल ही ये सब चीज़ें टॉलरेट करने लायक नहीं थी, बट वो क्या कर सकता है, सच में उसकी तो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। जैन बहुत ही फ्रस्ट्रेट था बट उसका इलाज उसके पास नहीं था बिल्कुल भी।